साल 2020 का फरवरी महीना पूरे देश में नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन चल रहे थे। खासकर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा दिल्ली भर में प्रोटेस्ट की जा रही थी। ये प्रोटेस्ट पिछले 3 महीने से चल रहे थे। लाखों की भीड़ इन आंदोलनों में उमड़ रही थी, लेकिन कहीं कोई हिंसा नहीं होती है, कहीं कोई असंवैधानिक नारा नहीं लगता है। लेकिन अचानक 24 फरवरी के दिन दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में दंगे शुरू हो जाते हैं। इन दंगों में 53 लोगों की जान चली गई, करीब 500 लोग घायल हुए, अनगिनत दुकानें और मकान जला दिए जाते हैं। 24 फरवरी के दिन ही दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए हुए थे। इन दंगों की जब जांच शुरू हुई तो दिल्ली पुलिस ने चौंकाते हुए दावा किया कि ये दंगे कोई ऐसे ही अचानक से नहीं हुए, बल्कि ये पहले से ही प्री प्लान थे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को भुनाकर भारत को बदनाम किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि इन दंगों की साजिश 1.5 महीने पहले ही एक मीटिंग में रची गई थी और इसके असली मास्टरमाइंड थे उमर खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफी। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में ही अन्य लोगों के साथ इन तीनों लोगों को भी यूएपीए कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। तब से लेकर अब तक ये तीनों जेल में हैं। लेकिन धीरे धीरे दिल्ली पुलिस की इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कई झोल निकलते हैं, जिसे लगता है कि कहानी कुछ और है। क्या वाकई दिल्ली दंगे प्री प्लान थे? क्या वाकई सीएए कानून का विरोध करने वाले उमर और उनके साथियों ने ही दिल्ली दंगों की साजिश रची, या वे निर्दोष थे? दिल्ली दंगों से पहले की गई उस कथित मीटिंग का सच क्या है? क्या उमर खालिद और खालिद सैफी जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके कपिल मिश्रा जैसे भाजपा नेताओं को बचाया गया? उमर खालिद और उनके दोस्त गुनहगार हैं या निर्दोष हैं? क्या है दिल्ली दंगों के प्री प्लान होने की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की सच्चाई? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक हाई प्रोफाइल राष्ट्रीय मेहमान भारत आया हो और भारत की राजधानी दिल्ली में दंगे हो। तो दिल्ली के दंगों ने सैकड़ों परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दिया। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 11 दिसंबर 2019 के दिन मोदी सरकार ने एक कानून पास किया। इस कानून का नाम था नागरिकता कानून, यानी द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी सीएए कानून। कुछ लोगों ने कहा कि यह कानून धर्म के आधार पर मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है। इस कानून के पास होते ही भारत के अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय में अपनी नागरिकता को लेकर असुरक्षा की भावना आ गई। कई विश्वविद्यालयों में इस कानून के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। इसी बीच 15 दिसंबर की रात दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी पर पुलिस के द्वारा कहर बरपाना शुरू हो जाता है। पुलिस ने लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों को पीटना शुरू कर दिया। जामिया के आसपास के इलाके में आंसू गैस के धुएं और पुलिस की बंदूक की आवाजें गूंजने लगी। जामिया पर यह अटैक इतना भीषण था कि एक छात्र ने अपनी एक आंख हमेशा के लिए गंवा दी। छात्रों को हाथ ऊपर खड़े करके यूनिवर्सिटी से निकलना पड़ा। जामिया यूनिवर्सिटी पर हुए इस हमले ने लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले नागरिकों में भय भर दिया। अगले ही दिन जामिया यूनिवर्सिटी के एकदम पास ही शाहीन बाग इलाके में कुछ लोगों ने सड़क पर आकर सीएए कानून का विरोध करने का निर्णय लिया और इस तरह शाहीन बाग में हजारों की संख्या में आम नागरिक शामिल हो जाते हैं। खासकर मुस्लिम महिलाएं शाहीन बाग की तर्ज पर ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मुस्लिम महिलाएं इस कानून के विरोध में प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाती हैं। यह आंदोलन अपनी इसी गति से बढ़ता गया। समय बीतता जाता है, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटती। टीवी चैनलों पर भी भारतीय मुस्लिमों और शाहीन बाग की इन मुस्लिम महिलाओं को लेकर निजी टिप्पणियां की जा रही थी। लेकिन 15 दिसंबर 2019 से शुरू हुए ये आंदोलन फरवरी 2020 तक ऐसे ही चलते रहते हैं। इस बीच खबर आती है कि 24 फरवरी के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान नमस्ते ट्रंप नाम का एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों के लिए भी ये एक अच्छा मौका, ताकि वे सरकार पर दबाव बना सकें, जो पिछले 3 महीने से उनकी बात नहीं सुन रही थी। साथ ही प्रदर्शनकारियों का प्लान था कि वे इस दिन भी अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, ताकि दुनिया की अटेंशन भी इस बात पर जाए कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। और इसमें कोई बुराई नहीं थी। प्रोटेस्ट करने वाले लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही अब तक प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे थे। लाखों लोग इकट्ठे होने के बावजूद कहीं कोई हिंसा नहीं हुई थी। लेकिन सीएए एनआरसी के खिलाफ चल रहे इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को न सरकार जारी रहने देना चाहती थी, न उसके समर्थक। इसी बीच ट्रंप के दौरे से एक दिन पहले ही, यानी 23 फरवरी के दिन, दिल्ली भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने दोपहर 1:22 पर एक ट्वीट करते हुए लोगों से ठीक 3 बजे इकट्ठा होने की अपील की। कपिल मिश्रा ने कहा कि जाफराबाद के जवाब में सड़क पर उतरना जरूरी हो गया है। यहां बताना जरूरी है कि शाहीन बाग की तरह ही दिल्ली के जाफराबाद में भी एंटी सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट हो रहे थे। कपिल मिश्रा के इस ट्वीट के बाद सरकार समर्थकों की उत्तेजित भीड़ जाफराबाद पहुंचने लग जाती है। कुछ देर के बाद कपिल मिश्रा भी अपने समर्थकों को लेकर जाफराबाद पहुंच जाता है। यहां पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। ठीक 3 बजे पुलिस की मौजूदगी में ही कपिल मिश्रा ने डीएसपी को धमकी देते हुए भाषण दिया कि ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करा लीजिए,
नहीं तो उसके बाद हमें रोड पर आना पड़ेगा, उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। कपिल मिश्रा के इस बयान को आप यहाँ भी सुन सकते हैं। सीसीबी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है? 3 महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के सामने अब एक भड़काऊ भीड़ इकट्ठा कर दी गई। करीब 4 बजे ही पास में ही स्थित प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी की खबरें आने लगती हैं। इसके कुछ देर के बाद रात 9 बजे से 11 बजे के बीच ही प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थक भीड़ के बीच हिंसा शुरू हो जाती है। केवल इसी दिन पुलिस के पास करीब 700 कॉल जाती हैं मदद के लिए। दुकानें जला दी गई, मोटरसाइकिलों में आग लगा दी जाती है। इसके बाद अगले दिन दोबारा भाजपा समर्थकों का गुट जाफराबाद क्षेत्र में धरना स्थल पर पहुंच जाता है और कहने लगे कि वे तभी हटेंगे जब तक कि सीए एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोग धरना स्थल खाली नहीं कर दें। इस तरह दोपहर होते होते नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दंगे शुरू हो जाते हैं। कपिल मिश्रा के बाद से ही शुरू हुआ ये सिलसिला अब दंगों में बदल चुका था, जो अगले 3 दिन तक यूं ही बेरोक टोक चलता रहता है। इन दंगों में कुल 53 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 2/3 लोग मुस्लिम समुदाय से थे। 2020 में हुए इन दंगों में दोनों ही समुदाय के लोगों की हत्याएं हुई। दोनों ही तरफ के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो जिस इलाके में मजबूत था उसने उस समुदाय ने उसी तरह से बर्ताव किया, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की ज़्यादा हत्याएं हुई। दिल्ली पुलिस के ही आंकड़ों के अनुसार मरने वाले 52 लोगों में से 40 अकेले मुस्लिम समुदाय से थे और 12 हिंदू समुदाय से थे। 53 पीड़ित जिनकी मौत हुई थी वे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थे। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस के ही आंकड़े कहते हैं कि इन दंगों में 77% मृतक मुस्लिम समुदाय से आते थे और जिन दुकानों और मकानों को जलाया गया था वे भी अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोगों की ही थी। दिल्ली पुलिस के ही द्वारा जारी किए गए दुकानों और मकानों के आंकड़े कहते हैं कि करीब 80% मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें और मकान थे। अगर आंकड़ों पर जाएं तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि इस दंगों का अधिकतर भार मुस्लिम समुदाय ने ही सहा। कुछ निर्दोष हिंदू भी इस दंगे के शिकार बने, उनकी भी संपत्तियां जलाई गई। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चले इन दंगों के बाद पुलिसिया कार्रवाई का दौर शुरू होता है। दिल्ली दंगों के कोई 1.5 हफ्ते बाद यानी 6 मार्च 2020 के दिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक FIR दर्ज करती है। इसी बीच दिल्ली पुलिस दावा करती है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए ये दंगे कोई अचानक नहीं हुए, बल्कि ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के हिस्सा थे, यानी इन दंगों की पहले से ही साजिश रची गई थी। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि इन दंगों से पहले अलग अलग इलाकों में भड़काऊ भाषण दिए गए और लोगों से सड़कों पर उतरने और चक्का जाम करने की अपीलें की गई थी और ये अपीलें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान चक्का जाम करने के लिए की गई थी, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर यह प्रचार किया जा सके कि भारत में अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार कुछ लोगों ने प्लान किया कि दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं और बच्चों को आगे किया जाए ताकि दिल्ली में दंगे किए जा सकें। इसलिए 23 फरवरी के दिन जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास महिलाएं और बच्चे इकट्ठे हुए ताकि लोगों के लिए परेशानी खड़ी की जा सके, तनाव पैदा किया जा सके और अंत में दंगे भड़काए जा सकें। इसी दिन कुछ स्कूलों से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को भी लाया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि मौजपुर, करदमपुरी, जाफराबाद, चांदबाग और गोकुलपुरी, शिव विहार और अन्य क्षेत्रों में पहले से ही पेट्रोल बम और एसिड बम जैसी चीजें इकट्ठा की गई थी। एक तरह से दिल्ली पुलिस ने इन दंगों का जिम्मा अल्पसंख्यक समुदाय पर ही डाल दिया, जिसको इन दंगों का सबसे अधिक नुकसान सहना पड़ा था। दिल्ली पुलिस की इस प्री प्लान्ड वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर विश्वास कर पाना इसलिए भी मुश्किल होता है कि आखिर अगर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पहले से ही इतनी बड़ी तैयारी कर रखी थी तो ये कैसे हो सकता है कि नुकसान हिंदू समुदाय के लोगों के बजाय मुस्लिम समुदाय को ही हो। अगर लॉजिक पर ही जाएं तो दिल्ली पुलिस की कॉन्स्पिरेसी वाली ये थ्योरी गले नहीं उतरती। ये दिल्ली पुलिस की अपनी कहानी है, जिस पर खुद पर खुले आरोप लगे कि उसने दंगों के वक्त दंगाइयों का साथ दिया। इस तरह की कई वीडियो भी वायरल हुई जहां देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस दंगाइयों के पीछे खड़ी है और सपोर्ट कर रही है। दंगाई पत्थर बरसा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें रोकती नहीं है। दिल्ली दंगों के बाद दिल्ली पुलिस पर आरोप लगे कि दिल्ली पुलिस ने इन दंगों को प्री प्लान्ड बताने का खेल इसलिए रचा ताकि भाजपा नेता कपिल मिश्रा को बचाया जा सके, जिसके भड़काऊ भाषण के कुछ घंटों के भीतर ही दंगे शुरू हो गए थे। कपिल मिश्रा और अन्य सरकार समर्थक दंगाइयों को बचाने के लिए ही दिल्ली पुलिस इन दंगों को प्री प्लान्ड साजिश बताने की कहानी लेकर आई, ऐसे दिल्ली पुलिस पर आरोप लगे। दिल्ली दंगों को प्री प्लान्ड बताने के लिए दिल्ली पुलिस सबसे पहले एक मीटिंग का हवाला देती है। दिल्ली पुलिस ने अपनी एक चार्जशीट में दावा किया कि जांच में यह पता चला है कि 8 जनवरी 2020 के दिन आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के फाउंडर खालिद सैफी और उमर खालिद शाहीन बाग में एक जगह मिले
जहां तीनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन के वक्त दंगे प्लान करने की साजिश रची। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के दौरान एक बड़ा ब्लास्ट करने की प्लानिंग की गई ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने अपनी इस चार्जशीट में कहानी रचते हुए कहा कि इस मीटिंग में उमर खालिद ने कहा कि पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएफआई इन दंगों के लिए फंड और बाकी लॉजिस्टिक मुहैया कराने के लिए तैयार है। लेकिन पुलिस की ये पूरी कहानी नकली निकलती है। द क्विंट समाचार वेबसाइट ने दिल्ली पुलिस के इस दावे को ये कहते हुए एक्सपोज कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। इस बात की पहली खबर ही समाचार वेबसाइटों में 14 जनवरी 2020 के दिन आई थी, जबकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि इन तीनों की मीटिंग 8 जनवरी 2020 के दिन हुई थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने की पहली खबर बाहर आने से भी 6 दिन पहले। ऐसे में ऐसे कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने की पहली खबर के आने से पहले ही इन तीनों ने कोई मीटिंग की होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर हमें दंगे करने हैं। इसमें भी कमाल की बात यह है कि इस मीटिंग के संबंध में पुलिस के द्वारा जो फोटो दिखाया जाता है वो पहले से ही फेसबुक पर मौजूद था। फेसबुक से उठाकर ही दिल्ली पुलिस के द्वारा इसे सीक्रेट मीटिंग कह दिया गया। द क्विंट की इस रिपोर्ट के आगे पुलिस का यह दावा झूठा पड़ जाता है, लेकिन इसके बाद दिल्ली पुलिस अपने ही दावे से पीछे हट जाती है और कहने लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान कुछ बड़ा करने की साजिश रचने वाली मीटिंग 8 जनवरी को ना होकर 16-17 जनवरी की रात रची गई थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुलिस को इस कथित मीटिंग के बारे में कैसे पता चला, और जब ये तीन लोग आपस में इतनी सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, यानी इतनी गुप्त और बड़ी साजिश रच रहे थे, तो इसके बारे में पुलिस को अब कैसे पता चला। इसे समझने के लिए यहाँ कैरवा मैगजीन की एक रिपोर्ट का जिक्र किया जा सकता है। कैरवा मैगजीन की रिपोर्ट का नाम है द फिल्मजी केस अगेंस्ट उमर खालिद इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द स्टेट्स स्ट्रेटजी अगेंस्ट डिसेंट। इस रिपोर्ट में पत्रकार शुद्धव्रत सेनगुप्ता बताते हैं कि किस तरह दिल्ली पुलिस ने मनगढ़ंत तरीके से तैयार किए गवाहों के बयानों को जस का तस फैक्ट बताकर पेश किया और कैसे उन्हीं बयानों को सनसनीखेज तरीके से मीडिया में चलाया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस पक्ष की तरफ से एक गवाह प्रस्तुत किया गया जिसने इस गुप्त मीटिंग के बारे में 2 बयान दिए। इस विटनेस ने बयान दिया कि उसने 8 जनवरी के दिन उमर खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफी को शाहीन बाग के पास ही एक बिल्डिंग में मिलते हुए देखा। मई 2020 में दिए अपने पहले बयान में इस गवाह ने कहा कि वो केवल बाहर खड़ा था, उसने तीनों को एक बिल्डिंग में जाते हुए देखा। लेकिन बाद में सितंबर 2020 में दिए अपने बयान में गवाह कहता है कि मैं बिल्डिंग के अंदर भी घुसा था और ट्रंप के भारत दौरे के दौरान एक बड़ा ब्लास्ट करने के प्लान को मैंने सुना भी था। एक तो खुद गवाह के 2 बयान सामने आ जाते हैं। एक में वो कहता है कि मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ा था और तीनों को केवल अंदर जाते हुए देखा। दूसरे बयान में वो कहता है कि मैं बिल्डिंग के अंदर भी गया था और तीनों का इतना सीक्रेट प्लान भी सुन लिया। क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है? क्या कोई इतनी सीक्रेट मीटिंग करे और उसे कोई भी रैंडम आदमी सुन ले? इस बात पर कितना विश्वास किया जा सकता है, वो भी तब जब 8 जनवरी तक ट्रंप के आगामी भारत दौरे की कहीं कोई खबर नहीं थी। किसी मीडिया चैनल पर या कहीं सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई थी कि ट्रंप भारत आ भी सकते हैं। ये 13 तारीख की रात और 14 तारीख की सुबह खबर आती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद आने वाली फरवरी के लास्ट वीक में भारत आ सकते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि दिल्ली पुलिस के इस कथित गवाह ने 8 जनवरी को ही सुन लिया कि ट्रंप के भारत यात्रा पर उमर खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफी एक कोई बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं। क्या यह तथ्य विश्वास करने योग्य है? क्या पुलिस की इस प्री प्लान्ड वाली कहानी पर विश्वास किया जा सकता है, या ये केवल निर्दोष लोगों को फंसाने और कपिल मिश्रा जैसे लोगों को बचाने के लिए गढ़ी एक कहानी है, ताकि कपिल मिश्रा जैसे लोगों को बचाया जा सके, जिसके द्वारा भीड़ इकट्ठी करने और भड़काऊ भाषण देने के बाद ही दंगे शुरू हुए थे। लेकिन यहाँ कमाल की बात यह है कि कपिल मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसे कोई जेल नहीं होती, उस पर कोई केस नहीं चलता। क्या उसे ही बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने दंगों को कपिल मिश्रा के भाषण के बाद होने की जगह इसे प्री प्लान्ड दंगे बताने की साजिश रची? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि दंगों को प्री प्लान्ड बताकर रची गई कहानी से न केवल निर्दोष एक्टिविस्टों को फंसाया गया, बल्कि जो लोग असली दंगाई थे उन्हें बचा लिया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस की इस फिल्मी स्क्रिप्ट का पीक ये नहीं है, पीक तो अभी आगे आएगा। दिल्ली पुलिस दिल्ली दंगों को प्री प्लान्ड बताने के लिए उमर खालिद द्वारा 17 जनवरी के दिन दिए भाषण का भी जिक्र करती है। कमाल की बात यह है कि ये उमर खालिद ने दिल्ली में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के इस भाषण को दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार माना। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस भाषण में ऐसा क्या है जिसे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों का जिम्मेदार माना। उमर खालिद के 20 मिनट के लंबे भाषण में से कुछ सेकंड का पार्ट को एक सबूत के तौर पर पेश किया गया।
इस वीडियो में उमर खालिद कहते हैं कि 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। हम तमाम लोग सड़कों पर उतर आएंगे, क्या आप लोग भी आएंगे? उमर खालिद के इस बयान को ही दिल्ली पुलिस ने इस तरह से जोड़ा कि पहले से ही ट्रंप के भारत दौरे पर सड़कों पर उतरने की प्लानिंग की गई थी, इसलिए ये दंगे प्री प्लान थे। लेकिन यहाँ अगर कॉमन लॉजिक से सोचा जाए तो प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है। भारत के हर समुदाय, हर जाति ने ही सड़कों पर उतरकर अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन दंगे कराना एक अलग बात है। सड़कों पर उतरने का एक आह्वान करना या एक कॉमन स्टेटमेंट देना कोई भड़काऊ बयान नहीं कहा जा सकता। वो भी दिल्ली में नहीं दिया गया बल्कि अमरावती में दिया गया। लेकिन क्या वाकई में उमर ने सड़कों पर उतरकर दंगे करने के लिए कहा था? और नहीं कहा था तो सड़कों पर उतरने के बयान से उमर का क्या मतलब था? इस बात को अच्छे से समझने के लिए अमरावती में ही उमर खालिद के द्वारा दिए गए पूरे स्पीच को सुनना चाहिए। चूंकि पूरा स्पीच 20 मिनट का है, इसलिए हम उस हिस्से को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसमें उमर बताता है कि हमें प्रोटेस्ट कैसे करनी चाहिए। इस स्पीच की शुरुआत में ही उमर खालिद गांधी के आंदोलनों का जिक्र करते हैं कि कैसे गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन चलाई, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का तरीका सिखाया, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का विरोध किया जाता है। उसी तरह हमें आज अपनी बात रखनी है। अपने इस स्पीच की 10वीं मिनट के बाद उमर खालिद कहते हैं कि अगर हमारे संविधान पर, हमारे देश के लोकतंत्र पर, जिसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने कमाया, अगर उस पर कोई आंच आएगी तो हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर लाठियां बरसानी हैं तो बरसाइए, गोलियां चलानी हैं तो चलाइए, जेलों में डालना है तो डालिए, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वे नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वे डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठाकर लहराएंगे। अगर वे गोलियां चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते गाते जेल में चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते गाते हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये भाषण कहां से हिंसक लगता है, कहां से भड़काऊ लगता है और कहां से ये दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने उमर के अमरावती वाले भाषण के इस हिस्से के बारे में कुछ नहीं बताया कि क्या उमर ने सड़कों पर उतरने के लिए बोला, वो दंगे करने के लिए बोला या संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कहा। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ कुछ सेकंड के वीडियो को निकाला और दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। अगर इसके पूरे स्पीच को पुलिस आधार बनाती तो पुलिस की दंगों के प्री प्लान्ड होने की कहानी फुस हो जाती, क्योंकि इस स्पीच में कुछ भी आतंकी गतिविधि जैसा नहीं था। यहाँ भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उमर खालिद के वकील ने इस पर कहा कि ये वीडियो सबसे पहले रिपब्लिक टीवी ने चलाई, जिसे भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एडिट करके ट्विटर पर डाल दिया। अगर वे पूरी वीडियो डालते तो ऐसा कोई केस बन ही नहीं पाता। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी निष्पक्षता के साथ दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। अगर थोड़ी सी भी निष्पक्षता होती तो इस स्पीच को इस तरह भ्रामक और बचकाने तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाता। आखिर दिल्ली पुलिस अगर न्याय और निष्पक्षता में विश्वास करती है तो उसने उमर खालिद के इस स्पीच को इस तरह से आधा अधूरा और तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया होता। ऐसे लगता है जैसे दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश इस बात की रही है कि कैसे भी दिल्ली दंगों को प्री प्लान्ड साबित कर दिया जाए, कैसे भी साबित कर दिया जाए कि दिल्ली दंगों की तो पहले से ही साजिश रची गई थी ताकि भाजपा नेता कपिल मिश्रा जैसे लोगों को बचाया जा सके। दिल्ली पुलिस सीए एनआरसी के विरुद्ध हो रहे प्रोटेस्ट को ही दिल्ली दंगों की पटकथा के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस एंटी सीए आंदोलनों से जुड़े ग्रुप, भाषणों, मीटिंग और स्ट्रेटजी को ही दंगों से जोड़ देती हैं, जबकि आंदोलन और दंगे दोनों अलग अलग पहलू हैं। दंगे आंदोलनों के सामने खड़ी की गई उत्तेजित भीड़ का परिणाम थे जो कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने खड़ी की थी। अन्यथा पूरे देश में लाखों लोगों ने 3 महीने तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किए। कभी कोई हिंसा नहीं हुई, कभी किसी एक आदमी को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई, कभी भी एक नेता, एक छात्र ने हिंदू समुदाय को लेकर एक सांप्रदायिक टिप्पणी नहीं की। फिर कपिल मिश्रा के नेतृत्व में आई दंगाई भीड़ के बाद ही दंगे क्यों भड़की? ये देश सबका है,
हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, ब्राह्मणों का भी है, दलितों का भी है, भाजपाइयों का भी है, समाजवादियों का भी है। अगर किसी समुदाय को लगता है कि कोई कानून या सरकार की कोई नीति उनके हितों के खिलाफ है या उनके साथ भेदभाव है तो वे इसके विरोध में प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सरकार को कानून बनाने का अधिकार है तो उस कानून के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कराने का अधिकार नागरिकों को भी है। अगर किसी ने कोई सड़क जाम की, पार्क जाम किया, ये सरकार और पुलिस का काम है कि वो उससे निपटे। किसी प्रोटेस्ट के सामने खड़े होकर उत्तेजित भाषण देना और उसके सामने अपनी भीड़ खड़ा कर देना अच्छा काम नहीं है। ऐसा ही किसान आंदोलन के दौरान भी किया गया। कुछ सरकार समर्थक लोगों के द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों पर भी पत्थरबाजी की गई थी। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ, जिसके बाद पनपे दंगों ने कपिल मिश्रा को राजनीतिक लाभ तो दिया, भाजपा को भी लाभ मिला, लेकिन इस दंगे ने 53 लोगों की जान ले ली। सैकड़ों लोगों की सालों की कमाई से बनाई गई दुकानें और मकान जला दिए गए। आम हिंदू और मुसलमान दंगे में मारे गए। उसके बाद निर्दोष लोग ही पकड़कर जेल में डाल दिए गए। जिन्हें पकड़ना था उन तक पहुंचते पहुंचते कानून के हाथ ऊंचे पड़ गए। पिछले 1000 दिनों से उमर जेल में है, उतने ही दिन से खालिद सैफी और ताहिर हुसैन जेल में हैं। अगर किसी ने गलत किया है तो बिना धर्म देखे उसे जेल में डालिए, लेकिन अन्याय मत करिए, किसी के परिवार को मत उजाड़िए। उमर जैसा लड़का जो न्याय और कानून की बात करता था, जो लाठी के बदले संविधान की बात करता था, जो नफरत के बदले प्यार की बात करता था, जो जेल में डाले जाने पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने की बात करता था, वो आज जेल में है। लेकिन एनआरसी सीएए आंदोलन के वक्त दंगे भड़काने वाली रागिनी तिवारी जेल के बाहर है। बंदूक चलाने वाला राम भक्त गोपाल बाहर है। प्रदर्शनकारियों पर बंदूक लहराने वाला कपिल गुर्जर जेल के बाहर है। गोली मारो सालों के नारे लगाने वाला मंत्री बाहर है और दिल्ली दंगों से पहले भड़काऊ भाषण देने वाला कपिल मिश्रा बाहर है। लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहने वाला उमर जेल में है। खालिद सैफी जेल में है, ताहिर हुसैन जेल में है। बहरहाल ये कहानी थी एनआरसी सीएए आंदोलन और दिल्ली दंगों की। ये कहानी थी दिल्ली पुलिस की जांच की। ये कहानी थी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की। कौन गलत है, कौन सही, कौन निर्दोष है, कौन अपराधी का निर्णय आपका है। इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए भी जाएं। इसमें बहुत कम वक्त लगेगा आपका, लेकिन हमारे लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट है। फिर कोई नई कहानी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।